ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 કાળ એટલે કે વ્યાકરણ વિષયની સમજ મેળવીશું. जानते हैं कि काल किसे कहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि काल किसे कहते हैं. बच्चों, काल का मतलब है समय. हम जो भी काम करते हैं वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं. जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, कुछ वर्तमान समय में होते हैं और कुछ आने वाले समय में होंगे. काल का मतलब होता है समय. हम जो भी काम करते हैं सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं. कुछ काम बीते हुए समय में होते हैं, कुछ काम वर्तमान समय में होते हैं और कुछ काम आने वाले समय में होते हैं. अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए. पहला, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी. दूसरा, शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं. तीसरा, शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे. बच्चों, इन वाक्यों में से पहले वाक्य महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी की क्रिया की थी से पता चल. पहला वाक्य महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी अर्थात की थी यह शब्द भूतकाल का शब्द है, इसलिए यह वाक्य भूतकाल का है कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा करने की क्रिया पहले यानी बीते हुए समय में की गई थी. कहने का मतलब है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है. क्रिया बीते हुए समय में होने के कारण इसे भूतकाल का वाक्य कहते हैं. अतः ये भूतकाल है. दूसरे वाक्य शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं कि क्रिया उड़ाते हैं से पता चलता है कि शंकर और नंदू पतंग उड़ाने का काम वर्तमान काल में कर. दूसरा वाक्य शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं. इस वाक्य में उड़ाते हैं यह शब्द वर्तमान काल का शब्द है, अर्थात यह क्रिया पतंग उड़ाने की क्रिया वर्तमान काल में हो रही है. अर्थात वे अभी चल रहे मौजूदा समय में पतंग उड़ा रहे हैं. अतः यहाँ वर्तमान काल है. इसके बाद तीसरे वाक्य शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे में क्रिया जाएंगे से इस बात का पता चलता है कि शेखर और अनुराग के द्वारा ताजमहल को आने वाले समय में देखने जाने की क्रिया. तीसरा वाक्य है शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे, अर्थात इस वाक्य में जाएंगे शब्द भविष्य काल का शब्द है, अर्थात शेखर और अनुराग भविष्य में ताजमहल जाने वाले ऐसी बात की जाएगी. अतः यहाँ भविष्यत काल है. बच्चों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं. आप समझ ही गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप में उसके होने या करने अर्थात हम जो भी क्रिया करते हैं जिस समय में करते उसे काल कहते हैं. काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल. काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. भूतकाल काल का पहला भेद है भूतकाल. भूतकाल को पढ़ने से पहले भूत शब्द का अर्थ समझ लें. बच्चों, क्या आपको मालूम है कि भूत किसे कहते हैं? भूत का अर्थ है बीता हुआ. अतः भूतकाल को समझने से पहले हमें भूतकाल का शब्द का अर्थ क्या होता है उसे समझना अति आवश्यक है. भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, अतः भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय. जो भविष्य में हो, जो भूतकाल में हो गया है उसे भूतकाल कहते हैं. भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय.
बच्चों, अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पिताजी कानपुर गए, पानी बरस रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन वाक्यों में पहले वाक्य की क्रिया गए से ये पता चलता है कि पिताजी कानपुर जा चुके हैं, जा नहीं रहे। दूसरे वाक्य पानी बरस रहा था में बरस रहा था से इस बात का बोध होता है कि पानी बीते समय में बरस रहा था, इस समय नहीं बरस रहा है। तीसरे वाक्य पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे की क्रिया थे से इस बात का ज्ञान। भूतकाल के किस तरह से हम पहचान सकते हैं, इसे जानने के लिए नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है पिताजी कानपुर गए, अर्थात पिताजी पहले कानपुर जा चुके हैं। दूसरा वाक्य है पानी बरस रहा था, अर्थात इसका मतलब होता है पानी बरस नहीं रहा है, पहले बरस चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ज्ञान होता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, है नहीं? बच्चों, इन सभी वाक्यों की क्रियाओं से ये पता चलता है कि सारे काम बीते हुए समय में हो चुके हैं। इस तीनों वाक्य से हमें पता चलता है कि यह सारे कार्य बीते हुए समय में किए गए, इसलिए इसे भूतकाल कहा जाता है। क्रिया के इस रूप को भूतकाल कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़ने और समझने के बाद आप ये जान गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। इस वाक्य के माध्यम से हमने जाना कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते हुए समय में हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद। बच्चों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। अब इसे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। बच्चों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे हेमा ने नृत्य किया। सामान्य भूतकाल अर्थात भूतकाल की क्रिया जिस रूप के कारण हो रही है, सामान्य रूप से हो रही है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे हेमा ने नृत्य किया। इस वाक्य की क्रिया किया से ये पता चलता है कि हेमा ने बीते समय में भूतकाल में नृत्य किया। किया यह शब्द से हमें पता चलता है कि यह सामान्य भूतकाल है, अर्थात नृत्य करने की क्रिया भूतकाल में खत्म हो गई, अतः यह सामान्य भूतकाल है। दूसरा, आसन्न भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी आ गए। आसन्न भूतकाल दूसरा भाग है। आसन्न भूतकाल भूतकाल की क्रिया जिस रूप में पता चलता है कि यह क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि पिताजी आ गए। बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि इस वाक्य में आसन्न भूतकाल क्यों है? इस वाक्य की क्रिया आ गए से ये पता चलता है कि पिताजी कहीं गए थे और अभी अभी आए हैं। पिताजी आ गए हैं अर्थात पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए थे जो अभी अभी आए हैं, इसलिए इसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। अतः यहाँ आसन्न भूतकाल है। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वो भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हो गई, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं।
जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए थे। तीसरा, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि यह भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल के पहले ही समाप्त हो गई थी, उसे पूर्ण भूतकाल कहते थे। इसका उदाहरण देखें तो राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए थे। इसमें हमें पता चलता है कि यह क्रिया भूतकाल में ही शुरू हुई थी और बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, इसलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। राम, लक्ष्मण और सीता वन को भूतकाल में बहुत पहले गए थे, अतः यह पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल में गए थे शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि राम, लक्ष्मण और सीता बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी यह क्रिया, इसके कारण इसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। चौथा, अपूर्ण भूतकाल। बच्चों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, वो अभी भी हो रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गौरव पढ़ रहा था। इस वाक्य की क्रिया पढ़ रहा था से ये स्पष्ट होता है कि हमने आगे पूर्ण भूतकाल देखा, जिसमें यह कहा गया था कि यह क्रिया भूतकाल में हुई थी और बहुत पहले ही पूर्ण हो गई थी, अर्थात भूतकाल में ही पूर्ण हुई थी, इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। चौथा, अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ था, अर्थात अपूर्ण रह गया था, वह अभी हो रहा है, इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो गौरव पढ़ रहा था, अर्थात यहाँ पर पढ़ रहा था, यह शब्द से हमें पता चलता है कि यह भूतकाल का शब्द है किंतु यह अपूर्ण भूतकाल है। गौरव ने भूतकाल में पढ़ने की क्रिया शुरू की थी किंतु समाप्त नहीं हुई। गौरव पढ़ रहा था, यहाँ हमें पता चलता है कि गौरव की पढ़ने की क्रिया जो भूतकाल में आरंभ हो गई थी लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए हम इसे पूर्ण भूतकाल का अपूर्ण भूतकाल का वाक्य कहते हैं। हुई थी, वो पढ़ ही रहा था, अतः यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। भूतकाल। बच्चों, संदिग्ध भूतकाल वहां होता है जहां वाक्य की क्रिया से उसके होने में संदेह प्रकट हो, अर्थात जब ये बात स्पष्ट ना हो कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। जैसे सब ने मिठाइयां खाई होंगी से ये बात स्पष्ट नहीं होती कि सबने मिठाइयां खाई या नहीं खाई, अर्थात यहाँ मिठाइयां खाने की क्रिया का भूतकाल में होने में संदेह। पांचवा, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल वहाँ होता है जहाँ वाक्य की क्रिया से उसके होने में संदेह प्रकट होता है, अर्थात जब बात स्पष्ट न हो कि कार्य भूतकाल में ही पूर्ण हुआ था या नहीं हुआ था, तब इसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे हम देखें कि सबने मिठाई खाई होगी, इस शब्द को हम संदिग्ध भूतकाल के वाक्य का प्रयोग हुआ है, लेकिन खाई होगी, सभी ने यह मिठाई खाई होगी, यह स्पष्ट नहीं होता, इसलिए इसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। अतः यहाँ संदिग्ध भूतकाल है। हेतु मद भूतकाल वहां होता है जहां भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे यदि मौसम साफ होता तो खेल होते। इस वाक्य में खेल होने की क्रिया मौसम के साफ होने पर निर्भर थी, इसीलिए ये स्पष्ट है कि खेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि मौसम साफ नहीं था। छठा, हेतु मद भूतकाल, अर्थात हेतु मद भूतकाल वहाँ होता है जहाँ भूतकाल की क्रिया का
होना किसी दूसरे पर निर्भर होता है। हम यहाँ यह वाक्य देखें तो यदि मौसम साफ होता तो हम खेल खेल होते। यहाँ साफ होता अर्थात मौसम साफ होता तो ही खेल होता, इसलिए यह किसी और पर निर्भर है, इसलिए इसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। अतः यहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल है। बच्चों, इस प्रकार के वाक्यों में यदि, तो, जब तक, तब तक आदि शब्द आते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हेतु हेतु मद भूतकाल वाक्य में यदि, तो, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह हेतु हेतु मद भूतकाल है। वर्तमान काल। बच्चों, भूतकाल को अच्छी तरह समझने के बाद आइए अब वर्तमान काल के बारे में जानें। पहले आप निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। महिला फल खाती है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, घर में पूजा हो रही होगी। बच्चों, इन वाक्यों में से पहले वाक्य की क्रिया खाती है से पता चलता है कि महिमा द्वारा फल खाने की क्रिया वर्तमान में की जा रही है। दूसरे वाक्य की क्रिया उड़ रहे हैं से ये स्पष्ट है कि पक्षी वर्तमान में अर्थात इसी समय आकाश में उड़ रहे हैं। इसी प्रकार तीसरे वाक्य की क्रिया हो रही होगी से ये स्पष्ट हो रहा है कि पूजा होने की क्रिया भी वर्तमान में ही हो। दूसरा है वर्तमान काल। हम यह तीनों वाक्य देखें तो यह सभी वाक्य वर्तमान काल के हैं। पहला वाक्य देखें, महिमा फल खाती है, अर्थात महिमा का फल खाने की क्रिया वर्तमान समय में चालू है, इसलिए इसे वर्तमान काल का वाक्य कहा जाता है। दूसरा वाक्य है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अर्थात पक्षी वर्तमान काल अर्थात समय, इसी समय में उड़ रहे हैं, इसलिए यह वाक्य भी वर्तमान काल का वाक्य है। तीसरा वाक्य, घर में पूजा हो रही है, अर्थात वर्तमान काल એટલે કે पूजा इसी समय में हो रही है, इसलिए यह भी वाक्य वर्तमान काल का वाक्य है। हो रही होगी, इसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप में उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। हमने देखा कि यह तीन वाक्य, पहले वाक्य में खाती है, दूसरे वाक्य में उड़ रही है तथा तीसरे वाक्य में हो रही होगी, इस शब्द से हमें पता चलता है कि यह वाक्य वर्तमान काल के हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के तीन भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान काल के तीन भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। पहला सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़े सिलता है, इस वाक्य की क्रिया सिलता है से पता चलता है कि कपड़े सिलने की क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो रही है। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से चल रही है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम देखें कि दर्जी कपड़े सिलता है, यहाँ सिलता है अर्थात दर्जी के कपड़े सिलने की क्रिया सामान्य रूप में हो रही है, इसलिए यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है
कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी चालू है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राज मकान बना रहा है, इस वाक्य की क्रिया बना रहा है से ये पता चलता है कि मकान बनाने की क्रिया वर्तमान काल में शुरू हो चुकी है और अभी चल भी रही है, अर्थात अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अतः यहाँ दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी चालू है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण देखें तो राज मकान बना रहा है। यहाँ इस वाक्य में बना रहा है इस शब्द से हमें पता चलता है कि राज का मकान बनने की क्रिया वर्तमान काल में आरंभ हुई है और अभी भी यह मकान बनने की क्रिया चालू है, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चों, वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अब महिलाएं गीत गा रही होंगी। इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। वो इसलिए कि वाक्य की क्रिया गा रही होंगी से ये पता चलता है कि ये बात निश्चित नहीं है कि महिलाएं गीत गा रही हैं। अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल अर्थात वर्तमान काल की क्रिया जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह प्रकट होता हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो अब महिलाएं गीत गा रही है। इस वाक्य में गा रही होगी, यह शब्द से हमें पता चलता है कि महिलाएं गीत गा रही है, किंतु यह संदेह है अर्थात स्पष्ट नहीं है कि महिलाएं गीत गा रही है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल। बच्चों, अब आपने वर्तमान काल भी अच्छी तरह समझ लिया है, अतः अब हम सब भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। दादी जी हरिद्वार जाएंगी। श्याम सुंदर जी भाषण देंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं जाएंगी तथा देंगे से क्रमशः इस बात का पता चलता है कि हरिद्वार जाने तथा भाषण देने की क्रिया आने वाले समय में होगी। इसे ही तीसरा, भविष्य काल। दादी जी हरिद्वार जाएगी, श्याम सुंदर जी भाषण देंगे। यह दोनों ही वाक्य भविष्य काल के वाक्य है। भविष्यत काल कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में हुआ है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य काल अर्थात क्रिया के जिस रूप से उनके आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा, संभाव्य भविष्यत काल। भविष्य काल के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्य काल और दूसरा संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कविगण अपनी अपनी कविता सुनाएंगे। इस वाक्य की क्रिया सुनाएंगे से इस बात का पता चलता है कि कविता सुनाने की क्रिया भविष्यत काल में सामान्य रूप से होगी। अतः यहाँ सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्य काल अर्थात भविष्य काल की क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य के सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो कविगण अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगे। इस वाक्य में हमें सुनाएंगे यह क्रिया से पता चलता है कि यह क्रिया भविष्य काल की है, किंतु सुनाएंगे इससे पता चलता है कि यह क्रिया सामान्य रूप से होने का ज्ञान देती है।
इसलिए यह सामान्य भविष्य काल है। काल है। संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल के जिस रूप से उसके भविष्यत काल में होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मेरी मौसी आए। इस वाक्य शायद मेरी मौसी आए की क्रिया आए से पता चलता है कि मौसी के आने की केवल संभावना की जा रही है। ये निश्चित नहीं है कि मौसी आएंगी ही आएंगी, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्य काल अर्थात भविष्य काल के जिस रूप से हम उसके भविष्य काल में होने का संदेह या संभावना प्रकट करते हैं, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो शायद ही मेरी मौसी आएगी। इस वाक्य में क्रिया आई अर्थात मेरी मौसी आएगी ही आएगी ऐसी बात नहीं कही गई है। यहाँ पर शायद अर्थात आएगी या नहीं आएगी ये संभाव्य नहीं अथवा संदेह है इसमें कि आएगी ही, इसलिए यह वाक्य संभाव्य भविष्य काल का वाक्य है। काल है।